सआदत हसन मंटो की कहानी। मिस्टर हमीदा। रशीद ने पहली मर्तबा उसको बस स्टैंड पर देखा, जहां वो शेड के नीचे खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। रशीद ने जब उसे देखा तो वो एक लहजे के लिए हैरत में गुम हो गया। इससे कब्ल उसने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जिसके चेहरे पर मर्दों की मानिंद दाढ़ी और मूछें हों। पहले रशीद ने सोचा कि शायद उसकी निगाहों ने गलती की है। औरत के चेहरे पर बाल कैसे उग सकते हैं? पर जब उसने गौर से देखा तो उस लड़की ने बाकायदा शेव कर रखी थी और सुरमई गुबार उसके गालों और होठों पर मौजूद था। रशीद ने समझा कि शायद हिजड़ा हो, मगर नहीं, वो हिजड़ा नहीं थी। इसलिए कि उसमें हिजड़ों की सी मस्नुई निस्वानियत के कोई आसार नहीं थे। वो मुकम्मल औरत थी। नाक नक्शा बहुत अच्छा था, कूल्हे चौड़े चकले, कमर पतली, सीना जवानी से भरपूर, बाजू सडोल, गरजे कि उसके जिस्म का हर उज्व अपनी जगह पर निस्वानियत का उम्दा नमूना था। एक सिर्फ उसकी दाढ़ी और मूछों ने सब कुछ गारत कर दिया था। रशीद सोचने लगा, कुदरत की ये क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक अच्छी भली नौजवान खूबसूरत लड़की को बदनुमा बना दिया। रशीद के दिमाग में कई ख्याल ऊपर तले आए और वो बौखला गया। वो सोचता था, क्या इस लड़की की जिंदगी अजीरन होके नहीं रह गई? सुबह उठकर जब इसे उस तरह पकड़कर शेव करना पड़ती होगी तो इसे क्या महसूस होता होगा? क्या उस वक्त इसके जी में झुंझलाकर इंतकामी ख्वाहिश पैदा न होती होगी कि वो घस खुदे की तरह अपने गाल और होंठ छील डाले? एक औरत के लिए ये कितना बड़ा अजाब है कि खारे पुश्त की मानिंद उसके गालों पर दूसरे रोज नुकीले बाल उगाएं। अगर मर्दों के मानिंद औरतों के भी दाढ़ी मूछ उगती तो कोई हर्ज नहीं था, पर यहां अजल से औरतें इन बालों से बेनियाज रही हैं। जहां तक मैं समझता हूं, औरतों के चेहरे पर बालों का होना कोई मायूब चीज नहीं, लेकिन मुसीबत तो यह है कि हम लोग ये देखने के आदी नहीं। सिनफे नाजुक आखिर सिनफे नाजुक है, इसमें शक नहीं। इस लड़की में निस्वानियत के तमाम जौहर मौजूद हैं। फिर ये दाढ़ी मूछ किस लिए उगाई है? नज़र बट्टू के तौर पर? इसकी कोई तशरीह तौज़ीह तो होनी चाहिए। बेकार में एक खूबसूरत शय को भौंडा बना दिया। ये कहाँ की शराफत है? अब ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा जो हर रोज सुबह सवेरे उठकर उस तरह हाथ में पकड़कर शेव कर रही हो? ये लड़की मूछे न मूंडे और इन्हें बढ़ा ले तो क्या इससे खौफ नहीं आएगा? आप बेहोश न हो, लेकिन चंद लम्हात के लिए आपके होशो हवास जरूर जवाब दे जाएंगे। आप अपने होठों पर उंगलियां फेरेंगे जहां मूछें मुंडी होंगी, मगर आपकी सिनफे मुकाबिल अपनी मूछों को ताव दे रही होगी। बस आ गई। वो लड़की उसमें सवार होकर चली गई। रशीद को भी उसी बस से जाना था, लेकिन वो अपने ख्यालों में इस कदर गर्क था कि उसको बस की आमद का पता चला, न उसके जाने का। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की को एक नज़र और देखने के लिए पलटा तो वो मौजूद नहीं थी। उसका जहन इस कदर मुस्तरिब था कि उसने अपना काम मुलतवी कर दिया और घर चला आया। अपने कमरे में बिस्तर पर लेट कर उसने मजीद सोच विचार शुरू कर दी। उसको उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। बार बार कुदरत की बेरहमी पर लानतें भेजता था कि उसने क्यों निस्वानियत के इतने अच्छे और खूबसूरत नमूने को खुद ही बनाकर उस पर सियाही का लेप कर दिया। आखिर इसमें क्या मसलहत थी? अब इस शक्ल में उससे शादी कौन करेगा? कुदरत ने क्या उसके लिए कोई ऐसा मर्द पैदा कर रखा है जो उसे कबूल कर लेगा? लेकिन वो सोचता कि कुदरत इतनी दूर अंदेश नहीं हो सकती। उसकी बहन आई। दोपहर हो चुकी थी। उसने रशीद से कहा, भाईजान, चलिए खाना खा लीजिए। रशीद ने उसकी तरफ गौर से देखा और उसको यूं महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर भी बाल हैं। सलीमा? जी? कुछ नहीं, लेकिन नहीं, ठहरो, क्या तुम्हारी मूछें हैं? सलीमा झेंप गई। जी हाँ, बाल उगते हैं। रशीद ने उससे पूछा, तो मेरा मतलब है तुम्हें उलझन नहीं होती उन बालों से? सलीमा ने और ज्यादा झेंप कर जवाब दिया, होती है भाईजान। तो उन्हें तुम कैसे साफ करती हो? ब्लेड से? जी नहीं, एक चीज है जिसे बेबी टच कहते हैं। उसको थोड़ी देर होठों पर घिसना पड़ता है। तो बाल उड़ जाते हैं? उड़ते उड़ते खाक भी नहीं, दूसरे तीसरे रोज फिर नमूदार हो जाते हैं। बड़ी मुसीबत है। बाज औकात तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्यों?
सलीमा ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया, तकलीफ होती है बहुत। जब बाल उखड़ते हैं तो छींकें आती हैं और छींकों के साथ आंखों में पानी उतर आता है। मालूम नहीं अल्लाह मियाँ मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है। रशीद ने थोड़े तवक्कुफ के बाद अपनी बहन से पूछा, तुम्हारी किसी और सहेली की भी दाढ़ी और मूछें हैं? मूछें तो कई लड़कियों की देखी हैं, पर दाढ़ी मैंने कभी किसी औरत के चेहरे पर नहीं देखी। एक दो बाल ठोड़ी पर देखने में आए हैं जो वो मूछने या हाथ से उखाड़ फेंकती हैं। यह आपने कैसी गुफ्तगू आज शुरू कर दी? चलिए खाना खा लीजिए। रशीद ने कुछ देर सोचा। नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मैदा ठीक नहीं है। रशीद को यूं महसूस होता था कि उसने बालों की पुडिंग खाई है जो हजम होने ही में नहीं आती। उसके सारे जिस्म पर तेज तेज नुकीले बाल यूं रेंग रहे थे जैसे खारदार चूंटियां। जब सलीमा चली गई तो रशीद ने फिर सोचना शुरू कर दिया, लेकिन सोचने से क्या हो सकता था? उस लड़की के चेहरे के बाल तो दूर नहीं हो सकते थे। इस अम्र का रशीद को कामिल यकीन था, लेकिन फिर भी वो सोचे चला जा रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा मुइम्मा हल कर रहा है। रशीद को दाखिले की दरख्वास्त देनी थी। उसने बीए का इम्तिहान रावलपिंडी से पास किया था। अब वो चाहता था कि लाहौर में किसी कॉलेज में दाखिल हो जाए और एमए की डिग्री हासिल करके आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चला जाए, जहां उसके वालिद प्राइमरी काउंसिल में प्रैक्टिस करते थे। उस रोज़ मूंछों और दाढ़ी वाली लड़की के बायस ना जा सका। दूसरे रोज़ वो बस के बजाय तांगे में गया। उसने चूंकि बीए का इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों पर पास किया था, इसलिए उसे दाखिले में कोई दिक्कत महसूस न हुई। वो दाढ़ी मूंछों वाली लड़की अब रशीद के दिलो दिमाग से करीब करीब महव हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने उसको कॉलेज में देखा। लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने आवाज़ा कसा, मिस्टर हमीदा। दूसरे ने कहा, एक टिकट में दो मज़े हैं, औरत की औरत और मर्द का मर्द। तीसरे ने कहकहा लगाया, अजायब घर में रखना चाहिए था ऐसी शख्सियत को। और वो बेचारी खफीफ हो रही थी। उसकी पेशानी पसीने से तर थी। रशीद को उस पर बहुत तरस आया। उसके जी में आई कि आगे बढ़कर उन तमाम लड़कों का सर फोड़ दे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर वो किसी मसलहत की बिना पर खामोश रहा। जब लड़के चले गए और उस लड़की ने अपने दुपट्टे से आंखों में उमड़े हुए आंसू खुश किए, तो वो जुर्रत से काम लेकर उसके पास गया और बड़े मुलायम लहजे में उससे मुखातिब हुआ। आप यहाँ किस क्लास में पढ़ती हैं? उसने तंग आकर कहा। क्या आप भी मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? रशीद ने अपना लहजा और मुलायम कर दिया। जी नहीं, आप मुझे अपना दोस्त यकीन कीजिए। उसने, जिसका नाम हमीदा था, नफरत की निगाहों से रशीद को देखा। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं। यह आपकी ज़्यादती है। हर शख्स को दोस्त और हमदर्द की ज़रूरत होती है। मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता कि आपके मुस्तरिब दिमाग को अपनी बातों से और ज़्यादा मुस्तरिब कर दूं। वैसे मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे अपना दोस्त यकीन कीजिए। ये कहकर रशीद चला गया। इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा उसने हमीदा को देखा जो बीए में पढ़ती थी। सारे कॉलेज में उसकी दाढ़ी मूछों के चर्चे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे वो लड़कों की आवाज़ाबाजी की आदी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि उसके चेहरे पर कोई बाल नहीं है। वो हॉस्टल में रहती थी। एक दफ़ा वो शदीद तौर पर बीमार हो गई। 10-15 दिन तक बिस्तर में लेटना पड़ा। रशीद ने कई बार इरादा किया कि वो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाए, मगर उसको ये ख़तरा लाहक था कि वो मुश्तइल हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी की हमदर्दी पसंद न थी। वो चाहती थी कि उसकी कश्ती टूटी फूटी जैसी भी है, उसे उसके सिवा और कोई खेने वाला ना हो। लेकिन एक दिन मजबूर होकर उसने चपरासी के हाथ एक रुका रशीद के नाम भेजा, जिसमें यह चंद अल्फाज मरकूम थे, रशीद साहब, मैं बीमार हूँ। क्या आप चंद लम्हात के लिए मेरे कमरे में तशरीफ़ ला सकते हैं? ममनून व मुतशक्किर होंगी, हमीदा। रशीद ये रुका मिलते ही हॉस्टल में गया। बड़ी मुश्किलों से हमीदा का कमरा तलाश किया। अंदर दाखिल हुआ तो उसने पहले ये समझा कि कोई मर्द जिसने कई दिनों से शेव नहीं की कंबल ओढ़े लेटा है, मगर उसने अपना रद्द अमल जाहिर न होने दिया। चारपाई के साथ ही कुर्सी पड़ी थी। रशीद उस पर बैठ गया। हमीदा मुस्कुराई। मैंने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि मुझे बुखार के बायस बहुत नकाहत हो गई है और शेव नहीं कर सकी। क्या आप मेरे लिए ये जहमत बर्दाश्त कर सकेंगे? रशीद ने कमरे में इधर उधर देखा।
शेव का सामान खिड़की की सिल पर मौजूद था। टीन में गर्म पानी लाकर उसने हमीदा के चेहरे के बाल नर्म किए, साबुन मला, अच्छी तरह झाग पैदा की और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर शेव बना डाली। फिर तौलिए से उसका चेहरा खुश्क किया और शेव का सामान साफ करने के बाद वहीं रख दिया जहां से उसने उठाया था। हमीदा ने अपना नहीफ हाथ गालों पर फेरा और फिर रशीद से कहा, शुक्रिया। अब दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। रशीद ने एमए और हमीदा ने बीए पास कर लिया। रशीद को फौरन बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। अब वो एक नहीं, रोजाना 2 शेव बनाता था।